आज हम प्यूरिफिकेशन पीओसी का जो थर्ड पार्ट था अपने लेक्चर का प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आने वाले कमिंग जेईई मेंस या नीट के एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। और मैं इसको थोड़ा फास्ट क्विक डिवीजन करवाऊंगा। ये लेक्चर नहीं एक तरह से डिवीजन है लेकिन कंप्लीट है ताकि आप इसको लगभग सारे क्वेश्चन इसके कर सको। ठीक है, तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब देखो इसमें एक एक करके अगर हम सारे मेथड लेते जाएं तो सबसे पहला मेथड आता है मेरे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड बच्चों किस चीज के लिए यूज होता है? तो सब्लिमेशन मेथड यूज होता है बच्चों तब जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी इम्प्योरिटीज या गैंग दोनों में डिफरेंस है बच्चों। किसी का एक सबलाइम है और एक क्या है, नॉन सबलाइम है। यानी वन कंपोनेंट इज सबलाइम और एनोदर जो है सो बच्चों क्या उसके अंदर वो नॉन सबलाइम है, बट अदर्स आर नॉन सबलाइम। नॉन सबलाइम का मतलब होता है जो डायरेक्ट गैस न बनाए। सबलाइम सब्सटेंस वो होते हैं बच्चों, सबलाइम सब्सटेंस आर दो that on heating directly converted solid to vapor, उसको सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं। तो बच्चों इस मेथड से हम इसको अलग करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटीज में कोई एक सबलाइम है, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेप्थलीन है और एक इसके अंदर इम्प्योरिटीज है बच्चों। तो हमें पता है नेप्थलीन सबलाइम होता है। अब इसको क्या करोगे बच्चों, हीट करोगे तो नेप्थलीन सॉलिड से डायरेक्ट क्या होगा, नेप्थलीन का वेपर बन जाएगा और दूसरा एज इट सॉलिड का सॉलिड ही रह जाएगा, या हो सकता है वो मेल्ट करके लिक्विड में चला जाए। तो इस दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबलाइम सब्सटेंस कौन कौन होते हैं, एग्जाम्पल याद रखना। सबलाइम सब्सटेंस होता है नेप्थलीन, नेप्थलीन सबलाइम करता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है। बेंजोइक एसिड होता है सबलाइम सब्सटेंस, डायरेक्ट ये गैस बनाता है सॉलिड से। केम्फोर होता है बच्चों, एक मिनट में थोड़ा राइटिंग ब्लर आ रहा है। ठीक है, केम्फोर होता है, आयोडीन होता है। ये सब डायरेक्ट सबलाइम सब्सटेंस होते हैं। इसके अंदर अगर कोई दूसरा इम्प्योरिटी है नॉन सबलाइम तो अलग हो जाएंगे। सेकेंड मेथड है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सेकेंड मेथड इज द क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो बच्चों सेकेंड मेथड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या मेथड होता है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड होता है जो मान लो हमारे पास दो कंपाउंड है, उसमें एक जो है तो वाटर में लेस सॉल्युबल है लेकिन हीट करते हैं वाटर में उसकी सॉलिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन हॉट वाटर। तो बच्चे इसको क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, लेकिन इसके अंदर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल्ड वाटर में इंसॉल्युबल और हॉट वाटर में उसकी सॉलिडिटी बढ़ चुकी है, लेकिन इम्प्योरिटी ऐसा है जो पूरे के पूरे हॉट वाटर में इंसॉल्युबल है। तो इसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग कर लोगे। मान लो हमारे पास दो कंपाउंड ए और बी। अब इसको हमने क्या किया बच्चों, हॉट वाटर में जैसे हॉट किया वाटर में तो ये हमारा क्या हो गया, बिकम सॉल्युबल। ये सॉल्युबल हो गया। ठीक है, क्योंकि हॉट वाटर में सॉल्युबल है। और बी जो था बच्चों वैसे को वैसे रेसिड्यू रह गया, मतलब इनसॉल्युबल हो गया, वो वैसे सॉलिड बच गया। फिर ए को बाद में क्या करोगे, स्लोली कूल कर दोगे। तो कूल करते ए फिर से दोबारा वापस क्या होगा, वो कोल्ड वाटर में जाकर फिर से अलग हो जाएगा, वो क्रिस्टल बना लेगा। ठीक है, तो अलग हो गया ये। तो इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है। ठीक है, हमें ये मेथड याद रखना है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिडिटी डिफरेंस होता है। पूछा है क्रिस्टलाइजेशन किस मेथड के लिए यूज करते हैं, किस मिक्सचर के लिए यूज करते हैं, तो बच्चों उस मिक्सचर के लिए यूज करते हैं इसमें एक मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, दूसरा बिल्कुल इनसॉल्युबल है। अब देखो उसके बाद हम थर्ड लेते हैं बच्चों, थर्ड मेथड। अब इसके बाद होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होता है बच्चों, ये ऐसे कंपाउंड के लिए होते हैं जैसे बच्चों ए और बी दो मिक्सचर है। ए किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट वन में, और बी पता चला ये सॉल्वेंट बी में डिजोल्व हो रहा है। तो पहले ए इसके मिक्सचर में हमने पहले सॉल्वेंट ए को पास कराया, तो सॉल्वेंट वन जैसे ही जाएगा तो अपने साथ ए को लेके बाहर अलग हो जाएगा, बी वैसे को वैसे रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो मिक्सचर ऐसे हैं कंपाउंड ए एंड बी का जिसमें एक कोई सॉल्वेंट ए वन में सोल्यूबल है, कोई बी ऐसा है जो दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है वो। ठीक है, वो सॉल्वेंट टू में डिजोल्व हो रहा है। यानी मिक्सचर ऐसे कंपाउंड का जिसमें सोल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग होती है, इसके लिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसको और डिटेल में समझेंगे बच्चों।
फोर्थ है बच्चों डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में अलग अलग मेथड होते हैं। डिस्टिलेशन एक्चुअली डिपेंड करता है किसमें, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी हमारे पास दो कंपाउंड ए एंड बी है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो इसको डिस्टिलेशन कराते हैं। तो मान लो ए और बी है, इसका मिक्सचर है। ए का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है, बी का मान लो बच्चों क्या 100 डिग्री सेल्सियस है। इस पूरे मिक्सचर को बच्चों तुम क्या करोगे, हीट कर दोगे। 70 से ऊपर पे मान लो 75 डिग्री सी पे हीट कर दिया, तो बच्चों ए क्या बन जाएगा, वेपर बन के अलग हो जाएगा क्योंकि तो सारा का सारा बॉइल कर जाएगा। और बी बच्चों कैसे रहेगा, तो एज अ वैसे वैसे रेसिड्यू में रह जाएगा, यानी फिल्ट्रेट वैसे सॉल्यूशन में रह जाएगा, इन सॉल्यूशन। और ये अलग हो गया। ठीक है बच्चों। दूसरा है डिस्टिलेशन के बाद। डिस्टिलेशन के बाद क्या होगा बच्चों, अगर मान लो डिस्टिलेशन में अलग अलग है हमारे पास टेक्निक वन। दूसरा टेक्निक है बच्चों, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस स्मॉल हो। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है बच्चों, बहुत ही कम है, स्मॉल डिफरेंस है। तो बच्चों इसके लिए मेथड जो होता है ना, उस सिंपल डिस्टिलेशन नहीं होता है, इसके लिए हम कराते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम का हो बच्चों। ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो हम एक कॉलम लेते हैं। ठीक है। अब ये कॉलम होता है, इसमें कई सारे ऐसे दीवार होते हैं ऐसे। ठीक है। कई सारे वाल बने होते हैं। अब जिसको मुझे अलग करना है उस मिक्सर को यहाँ रख दिया बच्चों। ठीक है। और इसको हीट करना शुरू किया। तो जैसे हीट करोगे, अब मान लो इसमें दो है, एक ए है और एक बी है। इसको हमने हीट किया बच्चों, हीट किया। तो हीट करेंगे तो ए और बी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस है। मान लो एक है 78 है बच्चों, और एक मान लो 79 है, 80 है। तो हम क्या क्या 78 डिग्री पे हीट करेंगे। ठीक है, तो ये वेपर बनेगा। ये क्या करेगा, वेपर बनेगा। लेकिन हो सकता है अपने साथ वो बी को भी ले जाए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है। तो बी जब दीवार से ऐसे बार बार टकराएगी बच्चों, तो दीवार से टकराने के बाद बी फिर क्या होगा, लिक्विड बन बन के ये नीचे आता जाएगा। और जब ये वेपर ऊपर जाता जाएगा ना, जैसे जैसे वेपर ऊपर जाएगा, उस वेपर में ए की परसेंटेज बढ़ती जाएगी और बी की परसेंटेज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि बी दीवार से टकरा टकरा के क्या होगा, कंडेंस होता जाएगा। और कंडेंस होता जाएगा तो दीवार से जैसे ही टकराएगा तो लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा। और लास्ट में जो वेपर बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा बच्चों। ठीक है। इसीलिए हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब कराते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है बच्चों। ठीक है, राइटिंग सही नहीं बन रही है, कंडेंस। अब देखो बच्चों, उसके बाद है इसके बाद थर्ड है बच्चों, थर्ड है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब कराते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। बच्चों होता है कि ये इस पे बेस्ड होता है, जो मान लो ये कोई कंपाउंड है और इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी है, अब मुझे इसको सेपरेट करना है। अब इसमें है क्या नेचर, इसको डिस्टिलेशन तो कराना चाहते हैं कि भाई क्या, ए और बी में इसका जो नेचर है बच्चों, ये जो है सो वेपर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन स्टीम यानी वेपर। वाटर वेपर में सॉल्युबल है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी लेकिन जब वही वाटर लिक्विड होता है तो इनसॉल्युबल होता है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर लिक्विड। वाटर के वेपर में गैस में सॉल्युबल, लेकिन वाटर के लिक्विड में इनसॉल्युबल, इसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं। अब इस पे क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें वाटर वेपर ऐसे इसके ऊपर वाटर वेपर फेंकते हैं, स्टीम फेंकते हैं बच्चों। तो स्टीम के साथ ये ए डिजल होकर बाहर चला जाता है। स्टीम के साथ क्या हो गया, ए आ गया, बी यहीं का यहीं लेफ्ट, ये बी यहीं पे बच गया बच्चों। फिर है बाद में इस स्टीम को क्या करेंगे, फिर से कंडेंस कर देंगे, कंडेंस। तो कंडेंस करने के बाद क्या होगा बच्चों, अब ए का और बी का लेयर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ए का लेयर अलग हो जाएगा और बी का लेयर अलग हो जाएगा। बी मतलब वाटर, क्यों, क्योंकि वाटर में इंसॉल्युबल है। वाटर के वेपर में सॉल्युबल है लेकिन वाटर लिक्विड में इंसॉल्युबल है। अब इसको अलग कर लोगे, तो ये बच्चों होता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है। खास करके स्टीम डिस्टिलेशन हम बच्चों करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड जो होता है सो स्टीम डिस्टिलेशन में से अलग होता है, सैलिसाइलिक एसिड होता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, अच्छा कुछ हमने क्वेश्चन रखा हुआ है लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ और मेथड बचे हैं, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, अब देखो हमने बहुत सारा क्वेश्चन रखा है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर।
अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है, देखो बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बच्चों, उससे पहले ही डिकम्पोज होता है। मान लो इसको क्या क्या इसके साथ इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज का नाम होता है एस्पेंटलाई। अब इसको एस्पेंटलाई से हमने क्या किया, ग्लिसरॉल को अलग करना है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल को जैसे एस्पेंटलाई की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है बच्चों, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये पहले वेपर बना लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ग्लिसरॉल वेपर से पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा। ग्लिसरॉल डिकम्पोज इन CO2 and H2O बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट यानी वेपर बनने से पहले ही डिकम्पोज होगा तो फिर इसको अलग कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर कर देते हैं, या तो इसको कम प्रेशर में हीट करते हैं बच्चों, या इसको वैक्यूम में हीट करते हैं। तुमको सर ऐसा क्यों, तो बच्चों क्या होता है, जब आप वैक्यूम में हीट करते हो या एक्सटर्नल प्रेशर जब आप कम कर देते हो ना, तो किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। हमें पता है ना, वाटर नॉर्मल प्रेशर पे कितने पे बॉइल करता है, 100 डिग्री पे। लेकिन हाई एल्टीट्यूड यानी माउंटेन पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ही कम रहता है। तो बच्चों क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सचर को हम कम प्रेशर पे या वैक्यूम के अंदर क्या करेंगे, हीट करेंगे। दोनों की बॉइलिंग पॉइंट कम हो चुकी होगी। लेकिन बच्चों ग्लिसरॉल क्या होगा, बिफोर डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही बॉयल हो जाएगा, ठीक है, और बॉयल होकर वेपर बन के अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम नॉर्मल प्रेशर पे इसको बॉयल करोगे ना, तो बॉयल करने से पहले ही क्या हो जाता, CO2 और H2 में टूट जाता, जो कि हम नहीं चाहते थे, उसको डिकम्पोज नहीं कराना चाहते थे, डिकम्पोज नहीं कराना चाहते थे। इसलिए हमने इसको क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट ही कम करा दिया। कैसे बॉइलिंग पॉइंट कम करा दिया, तो इस पूरे मिक्सचर को हमने वैक्यूम में या कम प्रेशर पे हीट कर दिया। तो कम प्रेशर पे हीट करने पे ग्लिसरॉल की बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई, और अपने डिकम्पोजिशन से पहले ही क्या कर गया, बॉयल कर गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको अलग करते हैं। एक और होता है बच्चों, एक होता है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, बच्चों एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन बच्चों खास करके जो आपको इजियोट्रॉप्स, जिस बच्चों को पता होगा, जो 12th कर चुके हैं उन्हें पता होगा। एक्चुअली कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं बच्चों, मिक्सचर जैसे इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। जब इथेनॉल 95.5% मास बाय वॉल्यूम के साथ वाटर को मिक्स करते हैं तो ये फॉर्म करता है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का मतलब होता है बच्चों, इस दोनों की बॉइलिंग पॉइंट अब सेम हो जाती है। दोनों यानी इथेनॉल की और H2O की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, सेम हो जाती है। अब जब दोनों की बॉइलिंग पॉइंट सेम होगी तो दोनों को अलग कैसे करोगे, अलग ही नहीं होगा, ठीक है। कभी ये जो ड्रॉप बनाता है जब 95.5% इथेनॉल होता है, बाकी 4.5% वाटर होता है। अब बच्चों इसमें क्या करें, तो इसमें हम मिक्स कर देते हैं एक्सट्रैक्टिव रिएजेंट, एक्सट्रैक्टिव सब्सटेंस। अब इसमें एक्सट्रैक्टिव सब्सटेंस खास करके यूज किया जाता है बच्चों, ग्लाइकॉल। अब जैसे इसमें मिक्स कर दिया हमने ग्लाइकॉल, अब ग्लाइकॉल जो होता है इसमें 2H होता है, तो 2H होता है, और इथेनॉल में एक ही हो जाता है। तो ग्लाइकॉल की वाटर के साथ क्या होगी बच्चों, सोल्टी बढ़ जाएगी। तो इसने वाटर के साथ सोल्टी अगर बढ़ेगी तो इथेनॉल को वाटर से अलग करना शुरू कर देगा, और जब इथेनॉल वाटर से अलग शुरू हो जाएगा तो बच्चों इथेनॉल और वाटर दोनों की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कर जाएगा, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कर जाएगा। अब क्या करो बच्चों, डिस्टिलेशन करके दोनों को अलग कर लो, ठीक है। तो एजियोट्रॉप के लिए यही मेथड यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉप एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाती है, तो उसमें कोई तीसरा कंपोनेंट डालते हैं। जैसे इसमें हमने ग्लाइकॉल डाला, जो एक के साथ ज्यादा सोल्यूबल होगा, दूसरे के साथ कम सोल्यूबल होगा, और दोनों को अलग करके क्या करेगा बच्चों, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंट करवा देगा, फिर हम उसको डिस्टिलेट कर लेंगे। क्लियर। अब एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के बाद देखो बच्चों, अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया ना इसी पॉइंट से, दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। अब देखो बच्चों क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। अब क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअली है क्या करना, देखो क्रोमेटोग्राफी दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशियल या एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और एक होता है बच्चों पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है बच्चों। और पार्टीशन में दो होता है, एक होता है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, और एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, PC, ठीक है बच्चों। अब इसके मेथड कैसे चलते हैं, अब जैसे देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बच्चों, एक कॉलम, पहले मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी बताता हूँ, फिर इस दोनों का भी साइड कर देता हूँ। अब जैसे मान लो एक कॉलम क्रोमेटर में एक कॉलम लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस कॉलम में
क्या होता है बच्चों, इसमें दो फेज अलग अलग लगे होते हैं, जैसे ये लगा हुआ है, ये ऐसे इसमें वॉल्स बने होते हैं। ये भरा होता है बच्चों एक स्टेशनरी फेज से। जैसे हमने इसको भर दिया किससे, सिलिका जेल से, सिलिका जेल, या एलुमिना Al2O3, या बच्चों इसमें होता है सेलुलोज। ये सब जो होते हैं बच्चों, ये सिलिका जेल, एलुमिना, सेलुलोज, ये सबको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। या बच्चों इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, क्योंकि ये फिक्स होता है, स्टेशनरी फेज। इसमें बच्चों जिसको मुझे अलग करना होता है उसको यहाँ से डाल रहे होते हैं, मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज में क्या होता है बच्चों, मान लो इसमें ए और बी है, दो मिक्सचर जिसको मुझे अलग करना है। तो बच्चों क्या होगा, जिसकी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी बच्चों, वो रिटेन करेगा सरफेस पे, रिटेन एट सरफेस से, मतलब वो लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और लेस डिस्टेंस ट्रेवल वो करेगा जिसकी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी। यानी बच्चों जो मोर पोलर होगा, जो मोर पोलर होगा मतलब वो इजीली क्या होगा बच्चों, स्टेशनरी फेज पे चिपक जाएगा, इजिली एडजॉर्ब्ड। वो मतलब जैसे मान लो लेट, ए जो है इसमें, ये जो हमने ए और बी में रखा है, ए इज मोर पोलर। ए अगर ज्यादा पोलर है तो ए यहीं रह जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। और मान लो इसके अंदर जो बी है बच्चों वो लेस पोलर है, तो वो ज्यादा दूर तक चला जाएगा। तो बी ज्यादा दूर ट्रेवल कर लिया, ए कम ट्रेवल किया। ए मोर पोलर था, या ए बच्चों जिसकी रेट ऑफ रिडक्शन ज्यादा थी। ठीक है, तो बच्चों जो मोर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मोर डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसकी रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होती है। एक फैक्टर होता है जिससे हम निकालते हैं जो कौन कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, उसे बोलते हैं बच्चों रिटार्डेशन फैक्टर। उसकी रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ए और बी में बताओ तो किसकी रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होगी, तो ज्यादा डिस्टेंस बी ट्रेवल किया तो उसकी रिटार्डेशन फैक्टर बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये सब क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हमें याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो इस तरह से अब बच्चों क्या होगा, बाद में इसमें सुटेबल सॉल्वेंट डाल के, इसमें जो ये था हमारा, ये कॉलम था, इसमें हम ए हमारा यहाँ ट्रैप्ड था, और बी जो था बच्चों ऊपर ट्रैप्ड था। और ये किस चीज के ऊपर ट्रैप्ड था, तो ये जो हमने लिखा था, ये जो बीच में बड़ा हुआ है सिलिका जेल, यानी स्टेशनरी फेज के ऊपर ट्रैप्ड था। अब बाद में इस दोनों को मुझे अलग करना है, तो मुझे अलग करना है तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ऐड करेंगे बच्चों, कोई सुटेबल सॉल्वेंट डालेंगे जो अपने साथ ए और बी को डिजोल्व करा करा के क्या करेगा, नीचे लेके चला जाएगा। इसको बोलते हैं इलुएंट। अभी एलिमेंट जैसे बच्चों यहाँ से डालेंगे तो ये अपने साथ बी को डिजोल्व करेगा और ए को भी डिजोल्व करेगा। लेकिन बच्चों पहले बाहर को निकलेगा, तो जो पहले ज्यादा नीचे है, तो फर्स्ट इलिवेंट, इलिवेटेड, पहले कौन इलिवेटेड होगा बच्चों, ए। सेकेंड बाद में इलिवेटेड कौन होगा बच्चों, जो बाद में निकलेगा वो कौन निकलेगा, तो बी। हो गया, तो इस तरह से। ठीक है, तो ए और बी अलग हो गए। तो ये था बच्चों हमारा कौन सा क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दूसरा है बच्चों पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब इसमें थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है बच्चों, एक गिलास का प्लेट लेते हैं, ठीक है, और इस गिलास प्लेट के ऊपर पहले से एक लेयर लगा होता है बच्चों, लेयर लगा होता है, पता है किसका, स्टेशनरी फेज का लेयर, यानी कोटिंग। स्टेशनरी फेज जैसे मान लो सिलिका जेल या एलुमिना, ये स्टेशनरी फेज होता है बच्चों। अब बच्चों मान लो हमें इसको जिसको सेपरेट करना है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं बच्चों ऐसे, ठीक है, सॉल्वेंट ले लिया, या मोबाइल फेज जिसको बोल सकते हो, जो क्या करेगा बच्चों, इस सरफेस पे लेयर के ऊपर धीरे 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 क्या होगा, ये ऊपर ऐसे 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 ट्रैप होता रहेगा, ऐसे ऊपर जाता जाएगा। मान लो ये ऐसे मॉइस्चर है, नमी हो, यहाँ तक आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब बच्चों हमें जिसको सेपरेट करना है, मान लो हमें किसी को सेपरेट करना है, तो मान लो हमको सेपरेट करना था, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। डॉट किसका लगाते हैं, तो जिसको सेपरेट करना है। तो मान लो हमें इसमें एक मिक्सचर है, मिक्सचर का स्पॉट, जिसको सेपरेट करना है। तो बच्चों सेपरेट करना तो होता क्या है देखो,
तो अभी ये था क्या, ये जो ग्लास प्लेट था बच्चों, ये इसी कलर में लिखते हैं, ये जो ग्लास प्लेट था, ठीक है, ये ग्लास प्लेट था। अब ये जो सॉल्वेंट था, और इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा था बच्चों, येलो कलर में हटा चुका हूँ। इसके ऊपर जैसे मैंने ये लगा रखा था, सिल्का जेल लगा रखा था। अब ये क्या होता है, सिल्का जेल धीरे 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 सॉल्वेंट को क्या करता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है। ये जो ब्लैक कलर था, ये ब्लैक कलर बच्चों, इस ब्लैक कलर में मान लो दो मिक्सचर था, एक था ए और एक था बी। पता चला ए और बी जो था बच्चों, इसमें ये अलग अलग लेयर तैयार हो गए, ठीक है। अब इसमें ए था, वो यहाँ आ गया, वो जो है ये यहाँ आ गया, और इसके अंदर जो बी था बच्चों, मान लो वो बी यहाँ चला गया। मतलब इसमें स्पॉट में दो चीज थी, ए थे और बी थे, ठीक है। अब तुम सर ये ऐसे ऊपर क्यों चला गया, तो बच्चों ए जो है सो नीचे रह गया, बी ऊपर चल गया, इसका मतलब बी इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल था। तो इसीलिए जैसे जैसे सॉल्वेंट हमारा ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, उसके साथ बी भी ऊपर चला गया। मान लो सॉल्वेंट यहाँ तक आया, तो ये जो बी भी ये सॉल्वेंट के साथ ऊपर तक चला गया, ठीक है। हाँ, ये जो है था बच्चों, वो क्या था, वो लेस सॉल्युबल था, किसमें, सॉल्वेंट में। लेस सॉल्युबल इन मोबाइल फेज, मोबाइल फेज में लेस सॉल्युबल था, इसलिए बहुत ज्यादा दूर नहीं गया। अच्छा, मोबाइल फेज में लेस सॉल्युबल, तो ये मोर सॉल्युबल किस में है बच्चों, तो मोर सॉल्युबल ये किस में है, ये स्टेशनरी फेज में, इसलिए तो स्टेशनरी फेज पे चिपक गया, यहीं पे ऊपर गया ही नहीं। मोर सॉल्युबल इन सिलिका जेल, ठीक है। तो जो मोर सॉल्युबल इन सिलिका जेल स्टेशनरी फेज में होता है, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और जो मोबाइल फेज में मोर सॉल्युबल होता है बच्चों, मोबाइल फेज में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उसके हाइट को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, इस दोनों हाइट को ही बोलते हैं बच्चों रिटार्डेशन फैक्टर। तो मुझे अगर रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए निकालना है बच्चों, तो ए का डिस्टेंस जितना ट्रेवल्ड हुआ। अच्छा बच्चों, कहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल लेते हैं, तो इस पॉइंट से लेते हैं, जहां पे आपने स्पॉट लगाया था, इसको बोलते हैं बेस लाइन। याद रखना, सॉल्वेंट के हाइट से नहीं लेते, बेस लाइन। तो बेस लाइन जो होता है ना, ये जो स्पॉट होता है, सॉल्वेंट से थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। तो वो सर, ये सॉल्वेंट से थोड़ा ऊपर क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अगर भाई सॉल्वेंट में अगर तुमने इसको डॉट को लगा दिया, तो सॉल्वेंट में ही डिजोल्व हो जाएगा। तो बेस लाइन जो होता है, बेस लाइन हमेशा एबव फ्रॉम सॉल्वेंट रखना पड़ता है, नहीं तो सॉल्वेंट में डिजोल्व ही हो जाएगा। तो बच्चों ये मान लो, ये बेस लाइन का ये लाइन था, तो इससे जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हो गया हाइट ऑफ ए। और ये जो नमी मॉइस्चर जहां तक बच्चों ट्रेवल किया ना, ये सॉल्वेंट जहां तक ट्रेवल किया मोबाइल फेज, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, तो हाइट ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन हाइट ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो बच्चों यहाँ देखो, तो कौन ज्यादा हाइट ट्रेवल किया है, तो बी ज्यादा हाइट ट्रेवल किया है, इसका मतलब रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ बी इज रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए। ये ज्यादा रिटार्डेशन फैक्टर है, मतलब ये बच्चों क्या है, मोर सॉल्युबल इन मोबाइल फेज, तभी तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल किया, बट लेस सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज। ये जो है, इसकी रिटार्डेशन फैक्टर कम है, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो इसका मतलब ये मोर सॉल्युबल किस में हो गया, स्टेशनरी फेज में। तो जो स्टेशनरी फेज में मोर सॉल्युबल होता है बच्चों, मतलब वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेस डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो लेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा ना बच्चों, उसकी रिटार्डेशन फैक्टर कम होगी, और वो मोर पोलर सम कंपाउंड होगा। इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उसी तरह एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बच्चों एक सेलुलोज का पेपर होता है, ठीक है बच्चों, और इसमें पहले से मॉइस्चर डाल देते हैं, नमी, वाटर, इसमें वाटर होता है। तो इसमें जो मॉइस्चर होता है, वाटर, वो स्टेशनरी फेज का काम करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है, तो वाटर। और थीन लेयर में क्या होता है बच्चों, स्टेशनरी फेज, तो थीन लेयर में स्टेशनरी फेज होता है, जो उसके ऊपर होता है या तो सिलिका जेल या एलुमिना, ये सब होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो, तो इस तरह से हम
तो बच्चों ये पेपर ग्रुप जिसको तुम्हें अलग करना है ना बच्चों, इसको इसके ऊपर स्पॉट डाल देते थे। स्पॉट डालते तो मान लो इसके अंदर अलग अलग कलर है, तो अलग अलग कलर क्या है तो क्या होगा, नमी में वो फैल जाएगा। तो कोई ज्यादा ये मान लो ये बी फैल गया यहाँ तक, तो बी थोड़ा ज्यादा दूर तक फैल जाएगा। मान लो इसके अंदर सी है, वो थोड़ा और दूर भी फैल जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों, जिसकी अलग अलग अगर कंपाउंड है उस स्पॉट के अंदर, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है। जैसे इंक को अगर तुम इस पेपर पे रखोगे, तो इंक के अंदर जितने भी कलर होंगे उसके क्या होंगे, अलग अलग लेयर डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे। अब बच्चों इसी पे हमारे कुछ क्वेश्चन है जो मुझे भी कराने हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा क्विक रिवीजन कराना है और क्वेश्चन भी कराना है। अब देखो बच्चों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, और मुझे अपने वीडियो लेक्चर भी छोटा रखना है ताकि तुम इजीली रिवाइज कर सको, क्योंकि ज्यादा लंबा रखने से बच्चों आप टाइम ज्यादा दे पाओगे, और मैं नहीं चाहता इस टाइम पे आप ज्यादा टाइम दो, कम टाइम में आप ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो बच्चों, इसमें है क्या है, which of the following statements are correct? ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। अभी अभी हमने कहा था ग्लिसरॉल एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों, जो इसको नॉर्मली अगर इसको डिस्टिलेट करेंगे तो ये डिस्टिलेशन से पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसलिए इसको कम प्रेशर पे या वैक्यूम में डिस्टिलेट किया जाता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बिल्कुल बच्चों, एनिलीन को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, क्योंकि एनिलीन जो है ना, एनिलीन जो होता है वो स्टीम में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन स्टीम। तो इसलिए स्टीम के साथ क्या होगा, मिक्स होकर बाहर निकल जाएगा, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जब वो बाद में फिर वाटर में वो अलग होगा, कंडेंस होके, तो वाटर से वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। तो एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन बिकॉज, बट एनिलीन इज, अरे ये कह रहा है मिसिबल इन वाटर। वाटर में तो इनसॉल्युबल है ना बच्चों, वो तो वेपर में सॉल्युबल है। ये गलत हो गया। अब देखो, इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर बाय एजिट्रोपिक डिस्टिलेशन। हाँ, इथेनॉल और वाटर एजिट्रॉप बनाता है, और इसलिए इसको एजिट्रोपिक मेथड यानी एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ प्योर इफ मिक्स पॉइंट इज रिमेन सेम। देखो बच्चों, डी जो है ना, एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर बच्चे पढ़ेंगे तो उससे ये डी आंसर निकल जाएंगे। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बच्चों, अगर किसी ए और बी दो कंपाउंड को आपस में मिलाते हो ना, तो बच्चों मान लो बी सॉल्वेंट है, उसमें हमने ए को मिक्स कर दिया, तो बी की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होती है, लोअर कर जाती है, कम हो जाती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो बच्चों मान लो बी में ही बी को मिलाया जाएगा, तो दोनों तो प्योर ही रहा, अलग हुआ कहाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बी का सेम ही रहेगा। तो बच्चों अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है कि नहीं अगर चेक करना होता है, मान लो हमारे पास कोई एक मिक्सचर है, अब इस ये मिक्सचर है कि प्योर है हमें पता करना है। तो मान लो ये मिक्सचर के अंदर सिर्फ बी है, और इसमें मैंने बी ही मिक्स किया, तो भाई मेल्टिंग पॉइंट सी में रहेगा ना, वो तो अलग होगा नहीं। तो ए सी डी इज द करेक्ट, ए सी डी। अब देखो बच्चों, एडजॉर्बेंट, ये तो एकदम देखो डायरेक्ट थ्योरी पे आ गया, सिलिका जेल एल्यूमिना ये सब एडजॉर्बेंट की तरह यूज होता है, यानी जिसके ऊपर, यानी ये सब एडजॉर्बेंट है, मतलब ये सब स्टेशनरी फेज होते हैं जिसके ऊपर हम मिक्सचर को डालते हैं, मोबाइल फेज को डालते हैं, जिसमें मिक्सचर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जो मोर सॉल्युबल होता है बच्चों, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो सिलिका जेल से ज्यादा इजीली चिपक जाता है, ज्यादा पोलर होता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता। ये सब होते हैं बच्चों स्टेशनरी फेज। तो ए एंड बी ये हो गया। अब देखो, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल। अब स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों फ्लावर के अंदर, तो उसको अलग करना है तो सीधी सी बात है स्टीम डिस्टिलेशन अलग करो। अब बच्चों उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, किस पे बेस्ड होता है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन से जो बेस्ड होता है बच्चों होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और थीन लेयर और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है बच्चों, ये बी एंड सी बच्चों, ये दोनों जो होता है ये होता है पार्टीशन, पार्टीशन। और एडजॉर्प्शन पे होता है कॉलम। ठीक है। देखो बच्चों, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल जो प्यूरिफिकेशन के यूज किया जाता है बच्चों, इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों। व्हिच अमंग द सॉल्यूशन, जैसे मान लो दो डिफरेंट सॉल्वेंट में कंपाउंड की सॉलिडिटी अगर अलग अलग हो, तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। जैसे देखो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन पे एक क्वेश्चन मैंने रखा था, अब है कि नहीं देखते, हाँ ये है। जैसे बच्चों हमारे पास है क्लोरो एनिलीन है, कौन है बच्चों, मेटा क्लोरो एनिलीन।
NH2Cl मेटाक्लोरोनियम। दूसरा है बच्चों मेटाक्लोरोफेनॉल, मेटाक्लोरोफेनॉल, मेटाक्लोरोफेनॉल। और तीसरा है बच्चों मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब इसमें सुटेबल सॉल्वेंट डाला, पहले डाला बच्चों इसमें NaHCO3। तो इस तीनों में जैसे मिक्सचर में NaHCO3 डालोगे तो पता है तुमने अगर ऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो NaHCO3 एक वीक बेस है, तो वीक बेस में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं करेगा। तो ये दोनों नहीं करेगा तो बच्चों पहले अलग होके कौन आएगा, तो ये का ये मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड सबसे पहले अलग होगा, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो बच्चों सबसे पहले तो तो सबसे पहले जो अलग हुआ ए हो गया मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो मेटाक्लोरिक बेंजोइक एसिड सबसे पहले अलग होगा। एक सुटेबल सॉल्वेंट क्या था, NaCO3। अब इसमें दोबारा हमने बच्चों, अब ये दो बच गया, अब ये दो बच गया। अब इसमें उसने कौन सा सॉल्वेंट डाला है बच्चों, NaOH। अब इसमें NaOH डाला। अब बच्चों पता है एनिलीन तो अच्छा एसिड बिल्कुल है ही नहीं है, तो बेसिक की तरह काम करता है। तो अब NaOH में कौन सॉल्वेबल होगा बच्चों, NaOH में फेनॉल सॉल्वेबल होगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, वाटर अलग हो जाएगा और ये ONA बन जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों सेपरेट हो गया सेकंड। तो सेकंड टाइम पे जो सेपरेट होगा बी हो गया ये, यानी ये हो गया बी फेनॉल। और जो लास्ट में बच जाएगा बच्चों, फाइनल जो बच जाएगा हो जाएगा सी। तो ए में होगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, बी में फेनॉल, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड फेनॉल, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड फेनॉल, और लास्ट में एनिलीन, ये हो गया बी। देखो हमने इसको बच्चों इस मेथड से अलग कर लिया, अलग अलग सॉल्वेंट में सोलिडिटी के बेसिस पे हमने इसको अलग कर लिया। अब बच्चों देखो नेक्स्ट है, एक थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी TLC प्लेट है जिसमें बच्चों सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट मूव करता है अपने बेस लाइन से कितना, 5 सेंटीमीटर। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, अपने बेस लाइन से 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है, आर फैक्टर। तो 3.5 अपन सॉल्वेंट की हाइट यानी 0.7। बच्चों देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था ना। अब है प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस को जब हम अलग करते हैं तो बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी वाज सेपरेटेड। अब देखो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसमें हमें ए और बी दो को सेपरेट करना है। तो बाहर से मोबाइल फेज डालेंगे। तो कह रहा है ए इल्यूटेड फर्स्ट। बच्चों जो इल्यूटेड फर्स्ट होगा ना बच्चों, इसका मतलब वो मान लो स्टेशनरी फेज में है। तो जो इल्यूटेड फर्स्ट होगा बच्चों, सीधी सी बात है वो ज्यादा अंदर तक जाएगा। तो ए ज्यादा अंदर तक जाएगा तभी तो पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ए इल्यूटेड फर्स्ट, तो ए इल्यूटेड फर्स्ट है और बी बाद में इल्यूटेड हुआ, मतलब बी ऊपर ही रह जाएगा। तो बच्चों जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल क्या, वो किसने क्या, ये देखो TLC में क्या होता था, नीचे से डिस्टेंस ट्रेवल होता था। तो इसमें जो जितना ऊपर जाता था बच्चों उसकी रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होती थी। कॉलम ग्रेनुलेट में जो जितना नीचे ट्रेवल आएगा, मतलब जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होगी। तो ए की रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा है और बी की रिटार्डेशन फैक्टर लो है, तो बी की रिटार्डेशन फैक्टर लो है। चलो ये दो तो कट गया। अब बच्चों का रहा स्ट्रॉन्गर। अच्छा बच्चों जो ऊपर सरफेस पे रह गया, जो इसने लेस डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बच्चों जो लेस डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब इसकी एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन रेट ज्यादा है। यानी ये मोर पोलर है ना, मोर पोलर है तभी तो स्टेशनरी में चिपक गया, जो मोर पोलर था ऊपर ही चिपक जाता है। यानी एडजॉर्प्शन इसका ज्यादा है। यानी ये आप देखो ये थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ये बेस लाइन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये बेस लाइन। तुम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अ मिक्सचर, सो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बेस लाइन से बी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ए की रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों तो सिलिका जेल के ऊपर कौन सबसे पहले रिलेशन करेगा, सीधी सी बात है जो ज्यादा ऊपर जाता है उसकी रिलेशन। अच्छा कॉलम क्रोमेटोग्राफी नीचे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में नीचे की तरफ इल्यूशन होता था और इसमें बच्चों इल्यूशन क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो सबसे पहले इल्यूटेड कौन होगा, ए, फिर उसके बाद क्या होगा सी और फिर बाद में बी, ACB। अब देखो ये कंपाउंड है 6 सेंटीमीटर का। ये बच्चों जो हमारा प्लेट है कितना सेंटीमीटर का दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट इसका दे रखा है, ये पूरा हाइट दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब देखो इसका 6 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। अब और क्या कर रखा है, तो बच्चों ये बेस लाइन है और उस सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक गया है, तो बेस लाइन से तो सॉल्वेंट की हाइट हो जाएगी हाइट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेस लाइन है तो उसमें से 0.5 कम कर दो 6 सेंटीमीटर में से, और 0.5 ऊपर से कम कर दो, तो ये सॉल्वेंट हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ये जो ए है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बच्चों 3.5 में ये 0.5 कम कर दो, तो ये डिस्टेंस हो गया बच्चों कितना 3 सेंटीमीटर। तो रिटार्डेशन फैक्टर हमेशा बेस लाइन से लेते हैं बच्चों, कहाँ से लेते हैं, बेस लाइन से। रिटार्डेशन फैक्टर किसका निकालना, ए का, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 3 सेंटीमीटर अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेंटीमीटर। क्या हो गया राइटिंग, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 0.6 यानी 6 × 10⁻⁻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 
क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें ये देखो, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमेशा ऊपर से आता है। तो बच्चों इसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, सी में, तो रिटार्डेशन फैक्टर होगा तो सी का ज्यादा, फिर बी का ज्यादा, ए का। जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इलिवेटेड फर्स्ट होगा, तो सी इलिवेटेड फर्स्ट, यानी वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो बच्चों बी बाद में, और ये सबसे लेटर, ये सबसे लास्ट में, ये सबसे लास्ट में, मतलब ये ज्यादा देर तक टाइम बिताएगा कॉलम के अंदर। ये बात तो सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी, बी सी से पहले कैसे आ सकता है, सी के बाद बाहर निकलेगा। तो ये गलत है, तो जो गलत है वही आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। कम देखो बच्चों, हमने पहले बताया था जब ऊपर से आते हैं तो जो ज्यादा पोलर होता है वो ऊपर ही चिपक जाता है। ये है मोर पोलर। तो उसने कहा ए को लीस्ट पोलर, बच्चों ये भी गलत बोला, यानी ये भी गलत। सी इज मोर पोलर, बच्चों सी तो मोर पोलर नहीं है बच्चों, मोर पोलर तो ये था, सी तो लीस्ट है। तो ये भी गलत है, तो ये भी सही हो गया। बच्चों हमारा वीडियो लेंथ, अच्छा देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है सो ये अभी अभी ऊपर किया है, तुम एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। मैं लेंदी वीडियो नहीं रखना चाहता, और ये भी देखो, अरे क्रोमेटोग्राफी पे ही सारा क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, तो तुम इसे करोगे। अच्छा बच्चों, रिटार्डेशन फैक्टर बी मेजर्ड इन मीटर सेंटीमीटर। बच्चों रिटार्डेशन फैक्टर जनरली सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में लेंगे तो फिर हमें बहुत बड़ा सा कॉलम बनाना पड़ेगा, पेपर बहुत बड़ा सा मीटर में बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेते हैं। वैसे यूनिट इसकी तो होती नहीं, क्योंकि यूनिट इसलिए नहीं होती बच्चों, सेंटीमीटर या मीटर में लो तो यूनिट ऊपर ऊपर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, लेकिन हम जनरली सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो मीटर वाला गलत हो गया, तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। आर एफ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट, नहीं बच्चों, अलग अलग सॉल्वेंट में डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेगा। और मान लो कोई मोबाइल फेज में ज्यादा सोल्यूबल है तो उसकी रिटार्डेशन फैक्टर बढ़ जाएगी ना बच्चों। तो रिटार्डेशन फैक्टर बढ़ने का मतलब है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने कहा ये क्वेश्चन रखा, ये था। ठीक है, तो उसकी रिटार्डेशन फैक्टर बढ़ जाएगी। तो सॉल्वेंट के ऊपर रिटार्डेशन फैक्टर डिपेंड करता है, रिटार्डेशन फैक्टर डिपेंड करता है बच्चों किस पे, सॉल्वेंट पे। तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये भी गलत है, बोथ आर फॉल्स। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया बच्चों, तो यही था हमारा क्वेश्चन। हम यहाँ तक करेंगे, इसके बाद भी जो तुम्हें डाउट होगा तुम पूछ सकते हो बच्चों। हम इसको क्लास को अब एंड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।